अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एक थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है ये आपका। इसके अंदर ज़्यादातर थ्योरी है, बहुत थोड़ी बहुत मैथमेटिकल है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है जी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के हवाले से हमने बात करनी है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे करेंगे। बेसिकली पहले बात हम चार्जिंग के ऊपर करेंगे, बाद में जाके डिस्चार्जिंग पे बात करने वाले हैं। तो चार्जिंग क्या होगी, इस चीज़ को आप समझे कि चार्जिंग बेसिकली तीन तरीकों से की जा सकती है। तो देयर आर थ्री वेज या थ्री मेथड्स। कितने हैं? थ्री मेथड्स टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट। थ्री मेथड्स टू चार्ज, यानी कि तीन मेथड्स हैं चार्ज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को चार्जिंग बाय रबिंग भी बोला जाता है। ये आपने बचपन की छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो थ्योरेटिकल ही चल रहा है। नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है चार्जिंग का, वो है चार्ज बाय कंडक्शन या चार्ज बाय कंडक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्ट भी बोला जाता है, यानी कि फ्रिक्शन का मतलब है किसी दो चीजों को रब करने के बाद चार्ज कर देना एक दूसरे को, ये है चार्ज बाय रबिंग या चार्ज बाय फ्रिक्शन। और दूसरे तरह के है चार्ज बाय कंडक्ट या चार्ज बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कंडक्शन। बाय कंडक्ट भी लिख सकते हैं और इसका दूसरा नाम है चार्ज बाय कंडक्शन भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा है वो है इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज, तो हम इन चार्जिंग के मेथड्स को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाओ होगा वो है डिस्चार्जिंग पे। सबसे पहले आते हैं चार्ज बाय रबिंग कि चार्जिंग बाय रबिंग क्या है, या जिसे हम चार्ज बाय फ्रिक्शन कैसे करते हैं। पहला मेथड चार्जिंग बाय क्या है जी? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को हम समझते हैं कैसे करते हैं, या चार्जिंग बाय रबिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रबिंग नाम है, तो इसका मतलब है दो डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट ले आएंगे। दो डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट ले आएंगे। मान ले मटेरियल ऑब्जेक्ट का मतलब है दो अलग अलग मटेरियल हो। ठीक, तो एक वो मटेरियल लेंगे, दोनों अपोजिट होंगे। मान ले एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरे में चले जाएं, तो ऐसा तो होता था, इलेक्ट्रॉन ही तो जाते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस शेल में होते हैं, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं अंदर से न्यूक्लियस के बीच से प्रोटॉन कूद के बाहर आएंगे, प्लस चार्ज कूद के बाहर आएगा। प्लस चार्ज तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्लस चार्ज कूद के बाहर नहीं आता, मतलब एटम से बाहर निकल के नहीं आते। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन फिर पॉजिटिव चार्ज हम क्यों लिखते हैं? जब इलेक्ट्रॉन कुछ निकल जाते हैं तो फिर हम पीछे पॉजिटिव साइन दे देते हैं, उसको पॉजिटिव साइन देते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, Na अकेला तो न्यूट्रल है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन एक निकालते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी यार, ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया। ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उस कमी को हम पॉजिटिव करके शो करते हैं, और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। मान ले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब 11 प्रोटॉन रह चुके हैं और 10 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं। तो 11 प्रोटॉन को +11 लिखेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन तो -10 लिखेंगे। अगर इनका वो कर देते हो तो +1 चार्ज इसी तरह आ जाता है। सेम कहानी यहाँ पे भी है ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के केस में मैंने कहा ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ रहा है तो यूं मत समझना कि पॉजिटिव प्रोटॉन आ गए, नहीं आ गए प्रोटॉन, बल्कि क्या आ गए, वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस चीज को बता रहा है। तो यहाँ पे खैर इस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम चार्जिंग बाय रबिंग करते हैं। तो यहाँ पे होगी कि व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल मीडियम, जब दो डिफरेंट मटेरियल मीडियम्स को क्या करें, व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल मीडियम आर रब विद ईच अदर, उनको क्या करते हैं, रब विद ईच अदर। अगर एक दूसरे को रब करें तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल, एक मटेरियल से क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। फ्रॉम वन मटेरियल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखो यार, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम, यहां बीच में ट्रांसफर भी आएगा, सॉरी, ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। सर ये बहुत थ्योरी है, आप ऐसे लिखाते रहेंगे, मैं नहीं लिखवा रहा हूं भाई, समझ चुके हो। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन वाला होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला होगा,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मटेरियल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मीडियम जो होगा, ट्रांसफर मटेरियल जो होगा वो हमारे पास उसमें कौन सा चार्ज, गेन पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मैंने फिर वही बात, पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाएगी, होता नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन बाहर आके इंतजार कर रहे हैं सरफेस पे, ऐसा मत समझना कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग मटेरियल है, उस मटेरियल में हमारे पास वो मटेरियल कौन सा चार्ज गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। क्या गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। इस बात को बखूबी जान चुके हो? हाँ सर। अब बच्चों टेंशन मत लो, इसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो आपके लिए नोट्स मैंने लिखे हैं, टेंशन मत लो। ये नोट्स मैंने बड़े आसान अल्फाज में लिखे हैं, हो सके मैं पढ़ाते हुए कुछ बात इधर छूट जाए मुझसे, ठीक है। तो मैं इधर काफ़ी थ्योरेटिकल बेस पे और डायग्राम वगैरह भी बना के आपको नोट्स में दिखा रहा हूँ। यही नोट्स आपको मिलेंगे, तो इसके लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। तो चैनल की लिंक एक तो आपके पास मेन चैनल है, उसके नीचे जब लिंक्स ऐड करते हैं वहाँ पे भी होता है, एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप जाके चैनल को फॉलो करें, ठीक है। अपना प्यार दिखाएं। चैनल का तो खैर छोड़ो, यहाँ पे आ गए तो वहाँ तो जा ही जाओगे। व्हाट्सएप से तो हमें कुछ भी नहीं मिलना, वहाँ जो कुछ मिलेगा आप लोगों के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि यहाँ पे अब नोट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखने शुरू कर दिए, तो टेंशन मत लो, ठीक है। बस पढ़ने वाले बनो भाई, पढ़ने वाले बनो। तो फिजिक्स के नोट्स आपके लिए तैयार हैं। तो ये थ्योरी सारी मैंने नोट्स में लिखी हुई है, तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कहूँगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल देते। एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे बैलून को रब करते हैं हेयर के साथ, अगर गुब्बारे को बालों के साथ रब करते हो तो गुब्बारे में आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, हमारे हेयर्स जो है ना इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेंगे, और गुब्बारा जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और वो बैलून जो है वो पॉजिटिवली नहीं, गुब्बारा नेगेटिवली चार्ज होगा और हेयर पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं रबिंग ऑफ हेयर विद बैलून। तो भाई ये इसकी एग्जांपल है, बैलून के साथ जो हमने रब किया है। तो इससे क्या होता है, बैलून के साथ रब करने से हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आता है, बैलून गेन नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ये कहानी मैंने लिखी हुई, तो एग्जांपल ये समझे। तो हाउ बैलून गेट नेगेटिवली चार्ज when it rub, ये ऐसे पूछ लिया तो आप बोलोगे when a balloon rub with hair, the hair will lose its electron, as a result hair will gain positively charged and balloon will gain that electrons, as a result balloon will gain positive charge, negative charge, negatively charge हो जाएगा। समझ चुके हो, balloon will gain negatively charge। चलो नेक्स्ट हमारा पड़ाव है चार्जिंग बाय कंडक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंटेक्ट या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन। बाय कंटेक्ट भी लिख सकते हैं या बाय कंडक्शन भी लिख सकते हैं, ये बड़ा आसान है। इसमें एक को चार्ज होना होगा, एक को अनचार्ज होना होगा। तो हम लिख सकते हैं व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट, जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन है ना, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट कम्स नियर टू अ अनचार्ज ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, टच करेंगे। जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे अनचार्ज के साथ टच करेंगे, देखिए इसका डायग्राम भी बनी हुई है आपकी बुक में, ये आपके पास मेटेलिक स्फीयर है, ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब ये नहीं होता इसके अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ है, चार्ज बिल्कुल पड़ा होता है। अनचार्ज मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब न्यूट्रल में आपको पता है इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर है, यानी इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये एक न्यूट्रल है, चार्ज भले पड़ा हुआ है लेकिन बैलेंस है। हम किसी ऐसे उसको लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं जिसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसको लेके आएंगे, इसको इसके साथ टच करेंगे। यहाँ पे चार्ज बाय कंडक्शन है ना, कंडक्शन यानी कांटेक्ट करेंगे,
कंडक्ट करेंगे तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बैलून में, इस स्फीयर में चले जाएगा और ये एज ए रिजल्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, कहानी कुछ इस तरह। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट bring near to an uncharged object या neutral object, as a result the charge from the negative charge, मतलब charge from जो ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज विल ट्रांसफर इनटू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में। ये हम एग्जांपल के तौर पे लिख लेंगे, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट, भाई ये चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रिंग नियर टू अ अनचार्ज ऑब्जेक्ट, कहां लेके आते हैं, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ब्रिंग नियर टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, हम उसको किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर के आते हैं। ठीक है जी, तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट यानी कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो देन चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज, देन चार्जेस, यानी चार्जेस के क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या ये लिख सकते हो चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड चार्ज बाय कंडक्शन। एग्जांपल के तौर पर यही लिख लोगे, व्हेन अ रबर स्ट्रिप, इसको क्या कहते हैं, रबर स्ट्रिप, यानी कि रबर की एक वो है, स्ट्रिप है, या यूं कह लें एक पतरी है रबर की, तो रबर स्ट्रिप है, ये हमने चार्ज करके लाए हैं इसको। ये पीछे में ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज मैंने बताई थी, वहां पे किसके पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो ये इस तरह हमने इसको चार्ज करके लाए हैं, इसको हम नियर टू अ मेटेलिक, न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर लेके आके आते हैं। तो न्यूट्रल मेटल स्फीयर के अंदर क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, और ये चार्ज कंडक्शन की वजह से, चार्ज बाय कंडक्शन की वजह से ये चार्ज हो गया। इतनी बात समझ आ गई। तो अब अगला पड़ाव हमारा है इंडक्शन ऑफ चार्ज। इसकी कुछ डायग्राम वगैरह भी है, हम उसको भी बना के फिर इसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब जाते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होगा। ठीक है, डायग्राम वगैरह अच्छी खासी बनी है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम समझते हैं, बाकायदा इंग्लिश वगैरह लिखने के बजाय हम यहाँ पे दो स्फीयर लेके बैठे हुए, दो न्यूट्रल स्फीयर थे, ये कोई चार्ज वगैरह नहीं था, मान ले इनके पास न्यूट्रल स्फीयर थे, न्यूट्रल स्फीयर मतलब कोई चार्ज नहीं था ऐसे। तो हमने क्या किया, इन न्यूट्रल स्फीयर के पास किसी चार्ज स्ट्रिप को लेके आए, चार्ज स्ट्रिप को लेके आए, मतलब कोई चार्ज रबर चार्ज स्ट्रिप को लेके आए, एक रबर की चार्ज स्ट्रिप जो है जिसके पास कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज था, इसको लेके आए। तो इसको जो ही नियर टू द न्यूट्रल स्फीयर्स लेकर के आएंगे, ठीक है, देन यहाँ पे इस x वाले स्फीयर, एक y वाला स्फीयर है, जो x वाला स्फीयर है इसमें पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं अपीयर हुआ, क्योंकि ये वाला नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ स्ट्रिप will repel the negative charges of a sphere, metal sphere x. ठीक है, as a result these negative charges will push out the other side. यहाँ पॉजिटिव आए हैं तो नेगेटिव इधर चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव चले गए इस कोने में, ये नेगेटिव इधर जो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ के ये नेगेटिव है, इनको रिपेल कर देंगे, इनको नेगेटिव को रिपेल करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और उस तरफ क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, बीच वाले को भूल जाओ, और यहाँ नेगेटिव रह जाएगा ड्यू टू रिपेल्जन। अब हमने क्या किया, मेटलिक स्ट्रिप को, या मेटलिक नहीं, रबर स्ट्रिप को उसी जगह पे, ठीक है, होल्ड किया, रखा, और एज ए रिजल्ट इन मेटल स्फीयर को दूर किया। तो इस मेटल स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज आया और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया। भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो एज रिजल्ट ये चार्ज स्फीयर कहलाए गए। फिर हम इस स्ट्रिप को हटाएंगे, बुक में हटाया हुआ है, तो फिर ये दोनों स्फीयर जो है वो चार्ज हो गए, यानी कि इनमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। हमने यहाँ बाहर से कोई टच नहीं किया,
इंड्यूस करवाया, चार्ज को इंड्यूस करवाया, यानी कि उसके अंदर हमने खुद से क्रिएट करवाया, खुद से प्रोड्यूस करवाया। तो चार्ज को इंड्यूस करवा के, यानी कि चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूशन करवाना और इसके थ्रू चार्ज करना किसी ऑब्जेक्ट को, इसी को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की डेफिनेशन भी है, वो ये है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, distribution of electric charges, the distribution of electric charges, electrical charges नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रिकल चार्जेस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट के ऊपर करवाते हैं ना, किसकी मदद से? विद इन्फ्लुएंस ऑफ, विद प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट, एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट की मदद से हम चार्ज को इंड्यूस करवा रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन का नाम देते हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी? हाँ सर, चार्जिंग बाय इंडक्शन का नाम देते हैं। अब ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का फिनोमेना यहाँ नहीं, हमारे पास एक मेथड है ये वेन डी ग्राफ का। वेन डी ग्राफ क्या होता है? वेन डी ग्राफ ये आगे हम इलेक्ट्रोस्कोप की तरह ही होता है तकरीबन। तो ये वेन डी ग्राफ में क्या होता है, इसके अंदर एक रबर की वो लगी होती है, जिस तरह मशीन के अंदर होती है ना, रबर जो घूम रही होती है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रही होती है, तो सेम इसी तरह एक रबर घूम रही होती है, रबर लगाई होती है, और ये रबर को एक मोटर चलाती है, और मोटर को कौन चलाता है? बैटरी चलाती है, यानी कि पावर सप्लाई भी होती है यहाँ पे। इसको किससे कनेक्ट किया होता है? पावर सप्लाई से। ठीक सर। अब होता कुछ जो है, ये पावर सप्लाई बैटरी इसको रबर को घुमाएगी, तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा इस रबर के ऊपर। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है जो चार्ज अक्यूमुलेट करवाता है रबर के ऊपर, या चार्ज अक्यूमुलेट करवाता है डोम के ऊपर। जो बाहर वाला होता है डोम होता है, DOMB। डोम किसे कहते हैं? गुंबद, जैसे मस्जिद के ऊपर होता है, इसी तरह ये डोम होता है। इस डोम में क्या करवा देता है जी? चार्ज को अक्यूमुलेट करवा देता है विद द हेल्प ऑफ मूविंग बेल्ट की मदद से। तो इसको हम वेन डी ग्राफ कहते हैं। वेन डी ग्राफ क्या होता है? डिफाइंड वेन डी ग्राफ तो ऐसे बोलोगे, इट इज, लिखो जी, लिखो, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर विच अक्यूमुलेट चार्जेस ऑन अ डोम, विच अक्यूमुलेट। अब कौन से चार्ज डोम के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया, ये हम समझेंगे। सही है। अब आपके सवाल आ रहा हो यहाँ प्लस क्यों है, माइनस कहाँ गायब हो गया भाई, प्लस ही क्यों आता है, सवाल आता होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे यानी ये अक्यूमुलेशन करवा देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है ये, जो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस करवाता है डोम के ऊपर। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मूविंग बेल्ट, एक मूव करती हुई बेल्ट या मूविंग बेल्ट की मदद से चार्ज की अक्यूमुलेशन होती है। तो इसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को ही हम क्या नाम देते हैं जी? इसको वेन डी ग्राफ नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा फिनोमेना समझते हैं, क्यों यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव, कौन सा चार्ज आएगा, इस बात को समझते हैं। कौन सा चार्ज आएगा, इस बात को समझते हैं। होता कुछ यूं है कि जो नेगेटिव चार्ज जहां बन रहे होते हैं ना, वो ड्रिवन होते हैं, वो चले जाते हैं, पावर सप्लाई उनको लेके जाती है, बैटरी लेके जाती है। तो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्जेस विल ड्रिवन, नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्या हो जाते हैं? चार्जेस विल ड्रिवन। भाई नेगेटिव चार्ज से करंट बनता है, आपको पता है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाँ सर, बनता है। तो वो नेगेटिव चार्ज करंट बना रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस विल ड्रिवन बाय पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो इनको क्या कर रही होगी? लेके जा रही होगी। किसको? नेगेटिव चार्जेस को। नेगेटिव चार्जेस को पावर सप्लाई ले गया, पावर सप्लाई खा गया। हाँ सर, खा गया। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अपीयर हो जाएंगे इस बेल्ट के ऊपर, और वही सेपरेट आउट हो जाएंगे डोम के ऊपर। एंड पॉजिटिव चार्जेस, लिखो, पॉजिटिव चार्जेस विल अपीयर ऑन अ बेल्ट एंड दैट विल सेपरेट आउट थ्रू अ डोम। डोम पूरे में सेपरेट होंगे। ये आपके पास एक और सवाल भी है, इसी से रिलेटेड है। व्हाई द हेयर्स लिफ्ट अप, बाल क्यों खड़े होते हैं? व्हेन वेन डी ग्राफ जनरेटर टच, जब इसको हाथ हम लगाएंगे तो हमारे बाल खड़े होते हैं। अब भाई लड़कों के तो बाल छोटे होते हैं, लड़कियां अगर इनको हाथ लगाएंगी तो लड़कियों के बाल उठ जाएंगे, अगर किसी लड़के के बाल बड़े हैं तो भी उठ सकते हैं।
ठीक है, छोटे बाल भी उठ जाते हैं, लेकिन लड़कियों के ये बाल अच्छे से उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बालों में चार्ज आ जाता है, पूरे जिस्म में आता है, ऐसा नहीं है कि पूरे जिस्म में चार्ज आता है, लेकिन बाल ही उठते हैं सिर्फ। क्यों? क्योंकि बाल का मेस बहुत कम होता है। अब पूरी बॉडी में चार्ज आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप ये हाथ और ये हाथ रिपेल होकर उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका मेस अच्छा खासा है यार बॉडी का, इसलिए ये रिपेल नहीं हो रहे, ठीक है। व्हेन वी टच द डोम विद आवर हैंड्स या व्हेन वी टच डोम, देन द positive charge will also transfer inside the human body, inside because human body is a good conductor. करंट आ सकता है तो पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली चार्जेस विल अपीयर आल्सो ऑन अस, पॉजिटिव चार्ज विल आल्सो अपीयर ऑन द हेयर्स ऑफ ए ह्यूमन, यानी उस इंसान के बालों में भी पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। ड्यू टू द लेस मेस ऑफ द हेयर्स, द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द हेयर्स विल रिपेल ईच अदर, एज ए रिजल्ट हेयर विल लिफ्ट ऑफ, जो हेयर्स हैं वो लिफ्ट ऑफ होंगे, ठीक। तो ये रीजन लिखते हैं ना, इसका हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो हमने चार्जिंग की बात की, अब डिस्चार्जिंग की भी बात करते हैं। तो डिस्चार्जिंग क्या होती है? ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग क्या होती है? यानी कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे चार्ज जो हम करवाते थे, अब चार्ज को हम खत्म करना है, यानी कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके चार्ज को हमने खत्म करवाना है, तो खत्म करवाने को ही डिस्चार्जिंग कहेंगे। डिस्चार्जिंग अगर पूछे क्या होती है, यानी कि मेथड्स ऑफ डिस्चार्जिंग इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर की डिस्चार्जिंग की बात हो रही है। लेकिन खैर यहाँ पे हम सबसे पहले खाली डिस्चार्जिंग का क्या है वो हम देखते हैं। डिस्चार्जिंग क्या होगी? द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल से निकला है न्यूट्रलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ, भाई प्रोनाउंस गलत हुआ तो माफ करना, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, आई थिंक न्यूट्रल से निकला है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और डिसिपेशन, डिसिपेशन किसे कहते हैं? बर्बादी को। डिसिपेशन यानी चार्ज का ज़ाय करवाना, या चार्ज को न्यूट्रल करवाना या ख़त्म करवाना, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाता है या उनको डिसिपेट किया जाता है। डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिसिपेशन करवाते हैं या न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। ऑन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन मटीरियल, किसी मटेरियल के ऊपर करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन मटेरियल और सरफेस, या मटेरियल या किसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जेस की डिसिपेशन करवाने को ही हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं डिस्चार्जिंग नाम देते हैं। इतनी बात समझ चुके हो? डिस्चार्जिंग नाम देते हैं। अब ये डिस्चार्जिंग इंसुलेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो कंडक्टर होते हैं ये डिस्चार्ज कैसे होते हैं? सबसे पहले डिस्चार्जिंग ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे। डिस्चार्जिंग बेसिकली कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं। तो सबसे पहले डिस्चार्जिंग ऑफ क्या है जी? डिस्चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर की बात करेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कैसे डिस्चार्ज हो रहे होते हैं? डिस्चार्ज, इस बात को समझते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब ये है कि कंडक्टर कैसे डिस्चार्ज होंगे। तो कंडक्टर डिस्चार्ज होते हैं थ्रू ग्राउंडिंग, यानी कि उसको ग्राउंड के साथ टच कर दे, जमीन के साथ टच करवा दे। इसी तरह आपकी जो चार्ज है वो सारा किस में चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। आगे इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्कोप को ग्राउंड भी करते हैं। ग्राउंड करने का मतलब जो एक्सेस चार्ज होता है, जो उसके ऊपर भी एक डोम जैसा होता है, इधर से चार्ज को अगर हम किसी को न्यूट्रल करवाना है, इसको डिस्चार्ज करवाना है, तो इसको ग्राउंड से टच कर देते हैं, क्योंकि उसका जो डोम होता है वो मेटल का बना होता है, सिल्वर का ना, मेटल का बना होता है। चलो, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कंडक्टर कैसे करवाए जाते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ कंडक्टर डन बाय ग्राउंडिंग, किससे करवाया जाता है? एक है ग्राउंडिंग से करवाया जाता है। आर अप्लाई अपोजिट चार्जेस, या हम उस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई करें अपोजिट चार्जेस। अगर कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है तो आप पॉजिटिव चार्ज उसको दो तो न्यूट्रल हो जाएगा। और अप्लाई अपोजिट चार्जेस, अगर कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज आप नेगेटिव चार्ज दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये तरीका है डिस्चार्जिंग ऑफ कंडक्टर का। तो अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। इसके जो मेथड्स हैं वो बड़े हैं, तो क्योंकि हमारी मेन हेडिंग भी यही थी, मेथड्स ऑफ डिस्चार्जिंग इंसुलेटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर की बात करेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर की बात करेंगे ध्यान से। डिस्चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर क्या होगी, इसको समझो।
तो मेरे भाई डिस्चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर का मतलब ये है कि हम इंसुलेटर को कैसे डिस्चार्ज करवाते हैं। सबसे पहले इस इंसुलेटर हमेशा डिस्चार्ज होने से रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन थोड़े से भी आए तो उनको चाहेगा कि मुझसे मत लेके जाओ, मुझसे मत छीनो। ठीक है, रेजिस्ट करता है, ये बात लिखो। इंसुलेटर ऑलवेज रेजिस्ट फ्रॉम डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग फिर भी करवाने हैं ना दो मेथड से। पहला मेथड लिख लो, पहला मेथड है जी हीटिंग ऑन फ्लेम, यानी कि फ्लेम के ऊपर अब किसी मेटल को, इंसुलेटर को रखो तो वो डिस्चार्ज होगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, अब किसी फ्लेम के ऊपर, फ्लेम मतलब किसी आग वाली वो है, इसके ऊपर हमने किसी इंसुलेटर को रख दिया, यानी कि ये इंसुलेटर है। तो इसको इंसुलेटर को रखने से क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्जेस हैं, वो एयर में चले जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन एयर में चले जाएंगे, बिकॉज आफ्टर हीटिंग एयर विल बिकम अ कंडक्टर। एयर कंडक्टर की होगी, मतलब आप हीट कर रहे हो तो मतलब यहाँ रेडिएशन बन रही है, और रेडिएशन की वजह से सारी की सारी जो एयर है उसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। हाँ सर, हो रहा होगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इस तरह ये नेगेटिव चार्जेस इससे दूर चले जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट फ्लेम के ऊपर रखने से ये डिस्चार्ज हो सकता है आपके पास कंडक्टर। भाई इसकी अंग्रेजी कैसी लिखनी है, किस तरह आपने इसका जवाब देना है, वो मैंने नोट्स में लिखा है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हीटिंग ऑन फ्लेम। नेक्स्ट बात क्या है जी? दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या है? अगर मैं कहूँ दूसरी बात ये है कि हीटिंग ऑन फ्लेम के बाद नेक्स्ट बात हम क्यों कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोजिंग टू ह्यूमिड कंडीशन। एक्सपोजिंग ऑन ह्यूमिड कंडीशन मतलब हम किसी ह्यूमिड मतलब नमी वाली जगह पे रखें तो क्या होगा भाई? नमी वाली जगह पे रखने से काम। अब इसके ऊपर एक सवाल भी है, मैंने लिखा हुआ नोट्स में, शायद वो आपको लिखवा ही देता हूँ। वाई डंप एयर रिमूव स्टैटिक चार्ज? वाई डंप एयर रिमूव स्टैटिक चार्ज? इसका जवाब भी यही है, वाई डंप एयर। डंप एयर को किसे कहते हैं? ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर को डंप एयर भी बोलते हैं। ये डंप एयर जो है वो स्टैटिक चार्जेस को या इंसुलेटर के अंदर जो चार्ज होते हैं उनको कैसे डिस्चार्ज करवाता है? तो इसका आंसर है, तो वैसे जो डंप एयर है, डंप एयर या जिसे ह्यूमिड एयर है, वो क्या है? ह्यूमिड एयर बेसिकली कंसिस्ट होती है वाटर ड्रॉपलेट पे, कंसिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर पे होते हैं। और वाटर इज आल्सो पोलर। वाटर क्या है? पोलर है। वाटर इज आल्सो पोलर। अगर वाटर पोलर है मतलब आयंस होते हैं, अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, H आयन, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। तो इस तरह आयंस है। तो ये आयंस क्या करेंगे? ये आयंस जो इंसुलेटर के जो चार्जेस है उनको वाइप आउट करेंगे। दीज आयन विल वाइप आउट दी इंसुलेटर चार्जेस। दी आयंस विल वाइप आउट, वाइपर से निकला है, वाइपिंग आउट। वाइपिंग मतलब उनका सफाया कर देगी। वाइपिंग दी सफाई जैसे झाड़ू फेर देगी। वाइपिंग दी चार्जेस ऑफ इंसुलेटर। इस तरह वो इंसुलेटर डिस्चार्ज हो जाएगा मेरे भाई। इंसुलेटर डिस्चार्ज होने का समझ आ गया? हाँ सर, समझ तो आ गया। अब समझो लास्ट वाली बात कि हाउ ए सरफेस चार्ज, अब ये सवाल पूछ सकते हैं ऐसा, हाउ अ सरफेस चार्ज कैन बी इंड्यूस ऑन अ इंसुलेटर। किसी सरफेस चार्ज को इंसुलेटर के ऊपर कैसे इंड्यूस करवाया जा सकता है, इसको समझो। किसी भी सरफेस चार्ज को इंसुलेटर के ऊपर कैसे इंड्यूस करवाया जा सकता है? तो आसान तरीका है कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को। तो पहले पोलराइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को विदाउट टचिंग, टच किए बगैर, तो ये होता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ लिखा भी है शायद, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट विदाउट चार्जिंग, विदाउट टचिंग इट, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड बेसिकली पोलराइजेशन हो गया। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, कॉम अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। कॉम अट्रैक्ट, कंघी जो है वो अट्रैक्ट करती है पीस ऑफ पेपर को, पीसीस ऑफ पेपर को। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है? सरफेस चार्ज को इंड्यूस करवाना किसी भी दूसरे इंसुलेटर के ऊपर। अब पेपर इंसुलेटर है, कंघी को आपने रब किया हेयर के साथ, तो कंघी में कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। व्हेन ए कॉम विल रब विद हेयर्स, द कंघी, द कॉम विल गेट कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज
इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, जैसे पीछे आपने बैलून को रब किया तो बैलून में नेगेटिव है, तो कंघी को रब किया तो कंघी में नेगेटिव आएंगे, इलेक्ट्रॉन हेयर से चले जाएंगे। ठीक है, अब हेयर की जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड अपने, देखो हेयर के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, कोई ये सवाल भी पूछ सकता है। तो इसके लिए मैंने पहले लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि क्यों नहीं आता, कि पहले लेक्चर के अंदर ये बात मैंने की थी कि क्यों किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ बड़ी डिटेल में बात की थी। भाई कहीं पे डिटेल में बात हो रही हो तो उसको गौर से सुनना आपका हक बनता है। आपको हक क्या, आपकी ज़रूरत है वो चीज़, क्योंकि शुरू के लेक्चर्स उसको हम बेसिक से चलाएंगे। तो कुछ लेक्चर्स 3-4 के मतलब हमारे जो लेक्चर्स चलेंगे उसके अंदर बेसिक होगी, और बेसिक वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही होगी। जो ही आपकी बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद अपनी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। जब स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो आप उसको गेन करने के काबिल भी हो जाओगे, इतनी जल्दी गेन पिकअप कर सकते हो। तो पीस ऑफ पेपर, अब यहाँ पे मैंने कहा कॉम अट्रैक्ट करती है पीस ऑफ पेपर पे। अब ये पूछते भी वाई कॉम अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर वगैरह ऐसे सवाल पूछे तो आप जवाब दोगे बिकॉज मैंने कॉम रब विद एयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक, क्या होगी, ड्यू टू द चार्जिंग बाई रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन द कॉम विल गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया, देन द नेगेटिवली चार्ज कॉम विल ब्रिंग टूवर्ड्स, या उसको ब्रिंग नियर टू द पीस ऑफ पेपर, न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर। देन द पीस ऑफ पेपर के ऊपर भी क्या आएगा, विल इंड्यूस अपोजिट चार्जेस, उसके ऊपर भी अपोजिट चार्जेस आएंगे। देखिए कंघी बनाता हूँ, ये कंघी है, मान ले इस तरह की कंघी है। ठीक है, अब ये पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है हर जगह, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपोजिट चार्ज तो इंड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे यही तो बोला है, इंड्यूस ऑन इंसुलेटर, बिकॉज पीस ऑफ पेपर इंसुलेटर है, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो ड्यू टू अपोजिट चार्ज विल अपीयर ऑन अ piece of paper, as a result the comb will attract the piece of papers। ठीक है, इस तरह का जवाब आपको तैयार हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ आया, लेक्चर धूमदार मजेदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।